Hello to everyone, Jai Hind, and I welcome you all on Avipedia Defense platform. So again, we are back with another video for the CDS aspirants. CDS aspirant जो अभी upcoming exam है आपका CDS 1 2022, उसके लिए I hope you all are preparing very hard. और yes, you have another option CDS 2 2022 भी आने ही वाला है, उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी मिल जाएगा. बट द पॉइंट इज दिस वीडियो इज फॉर द सीडीएस एस्पिरेंट जो 2022 सीडीएस 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं. मैं आपको विश करता हूं कि आप अपना पूरा एफर्ट लगाइएगा. जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो जस्ट एक महीने बाद आपका जो एग्जाम आने वाला है सीडीएस का, उसके लिए पूरी अपनी मेहनत करिए. लेकिन एट द सेम टाइम जितने भी एस्पिरेंट हैं जो शायद इस बार का नहीं देने वाले हो, अपकमिंग एक महीने वाला जो बाद आने वाला एग्जाम है वो, या फिर जितने भी एस्पिरेंट हैं जो थोड़े से वो है कि हाँ चलो इस बार एक महीने की प्रिपरेशन थी तो पेपर दे रहे हैं, लेकिन अब नेक्स्ट वाला जो है बहुत अच्छे से देने वाले हैं. तो इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं केटर करूंगा इस वीडियो के थ्रू कि 100 डेज स्ट्रैटेजी क्या होगी सीडीएस 2 टू 2022 की. मेरे को ये लगता है कि ये एग्जाम थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, नो डाउट कि स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन ये स्टिल इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको अच्छा एक वो चाहिए, मतलब अच्छी प्रिपरेशन चाहिए. कम से कम 5-4 महीने की तो प्रिपरेशन होनी चाहिए. 5-4 महीने की होनी चाहिए प्रिपरेशन. 6 महीने की प्रिपरेशन इज़ अ वेरी गुड प्रिपरेशन. एंड इन 6 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तगड़े लेवल पे तैयारी करके सिलेक्ट होके और उसके बाद एसएसबी की प्रिपरेशन भी साथ में कर सकते हो, राइट. तो 100 दिन की स्ट्रैटेजी है. 100 दिन में कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है. 100 दिन में हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इट शुड बी लाइक 60, ठीक है, सॉरी इट शुड बी लाइक 40, है ना, इट शुड बी लाइक 40 डेज, ओके, एंड देन इट शुड बी 30 डेज एंड देन इट शुड बी 20 डेज, राइट, एंड देन इट शुड बी 10 डेज. मतलब 40 दिन में अपनी पहले रिवीजन कंप्लीट कीजिए, राइट. 40 दिन में जितना भी सिलेबस है एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो. आप बोलोगे सर सिलेबस में क्या है, वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन पहले मैं दिन की बात कर रहा हूं, क्योंकि चाहे 100 दिन से ज्यादा आपके पास टाइम हो, लेकिन जब तक 100 दिन का स्लॉट बुक नहीं किया ना, तब तक आपका वो प्रिपरेशन डिले होती रहेगी. इसलिए 100 दिन की बात कर रहा हूं मैं अभी, राइट. तो 100 दिन में 40 दिन तो आप क्या करो, फर्स्ट रीडिंग दो, फर्स्ट रीडिंग करो जितने भी सिलेबस की है. उसमें ये मत सोचो कि यार मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है कोई टॉपिक पढ़ने में. वो अंडरस्टैंड करो कि कौन सा टॉपिक पढ़ने में मुश्किल आ रही है, लेकिन जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो हर टॉपिक को कंप्लीट करो. ये मत सोचो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअली में एग्जाम में हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बट उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो ऊपर नीचे होती है और वो प्रायोरिटी का तब आपको सोचना चाहिए जब आपके पास टाइम कम होता है, राइट. अभी आपके पास टाइम अच्छा है तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट रीडिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं, ऑल टॉपिक शुड बी कवर्ड, ऑल टॉपिक शुड बी रेड, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो 30 दिन होंगे, उसमें दो फर्स्ट रिवीजन. उसमें क्या करो, फर्स्ट रिवीजन करो. फर्स्ट रिवीजन शुड बी डन, ठीक है, फर्स्ट रिवीजन शुड बी डन, ठीक है. उसके बाद अब मुझे ये पता है कि आप ये बोलेंगे कि सर ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है. मैं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल हो जाएगी. आप इस कैटेगरी में जब जाओगे ना तो थोड़ा बहुत ठीक भी रहेगा कि हाँ थोड़ा रीडिंग ही तो करना है, कोई ऐसा तो नहीं है कि रिवीजन करना है, मतलब याद जरूरी थोड़ी है कि याद रहना ही चाहिए, भूल भी गए तो कोई बात नहीं. लेकिन ये वाली जो स्टेज होगी 30 दिन वाली, इस 30 दिन वाली स्टेज को ही आपने बहुत अच्छे से पकड़ के रखना है. समझ आ गया? क्योंकि अगर ये 30 दिन वाली स्टेज में मेहनत अच्छे से हो गई तो मैं आपको बता रहा हूं आगे चल के आपका जो 20 दिन होगा वो 20 दिन की जगह 18 दिन में आपकी दूसरी रिवीजन हो जाएगी. समझ आ गया? सो ये 20 दिन में आप क्या कर सकते हैं, 20 दिन में आप सेकेंड रिवीजन कर सकते हो, सेकेंड रिवीजन कर सकते हो, ठीक है. 20 दिन में आप सेकेंड रिवीजन करोगे और 20 दिन के बाद जो लास्ट 10 दिन बचेंगे उसमें आप थर्ड रिवीजन करोगे. यहां पे बात आती है प्रायोरिटी की कि कौन कौन से टॉपिक है पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं 10 दिन में, तो तब वो चीज सोचनी है. अभी तो सिंपल है कि 40 दिन का टाइम रखो जिसमें फर्स्ट रीडिंग सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो
और ये सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? 40 दिन में कोई कंप्लीट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो, आपको अगर आईएमए के हो तब तो तीनों पेपर देने हैं आपने, है ना? अगर ओटीए के हो तो 2 पेपर देने हैं। अपनी डेली सिटिंग इतनी कर लो, कम से कम अभी देखो फिर भी 100 दिन से ज्यादा ही बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि इस एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए पढ़ो मत, इस एग्जाम में तो अच्छा टॉप करने के लिए पढ़ो। क्योंकि देखो, आप जिस पैशन को फॉलो कर रहे हो ना, उसमें 19-20 नहीं होता, उसमें या तो होता है 100% या होता है 0%। तो करो ना, तो जो आप पैशन को फॉलो कर अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, उसके जो स्टेप्स है, हर स्टेप को 100% एफर्ट लगा के कंप्लीट करो। तो यहां पे कैसे आपने करना है कि आपका मिनिमम जो टाइम होना चाहिए, दैट शुड बी 6 आवर्स डेली। ठीक है, एक दिन आप छोड़ दीजिए कि एक दिन मैं कुछ नहीं करूंगा, एक दिन में मैं वो कर लूंगा जो मेरा शायद कुछ बचा होगा, तो उसमें मैं 2 घंटा लगा के कर लूंगा। ठीक है, तो मिनिमम 6 आवर्स डेली होने चाहिए। और मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू कर गए हो, मैक्सिमम 8 आवर्स कर लो। ठीक है, मैंने आपको टाइम भी बता दिया कि जो बच्चा चाहे जितना सुपर इंटेलिजेंट है, उसको कम से कम 6 घंटा देने चाहिए। और जो बच्चा एवरेज है ना, बिलो एवरेज है, शुड गिव 8 आवर्स फॉर दिस एग्जाम प्रिपरेशन, राइट? नो शॉर्टकट इज देयर, नो शॉर्टकट इज देयर। ठीक है, शॉर्टकट पता है कब बात आती है? वो 30 दिन की स्ट्रैटेजी, 20 दिन की स्ट्रैटेजी जब हम बात करते हैं, उस टाइम पे वो शॉर्टकट नहीं होते, वो जस्ट हम बताते हैं कि ये टॉपिक्स हैं, ये पहले पढ़ लो, ये टॉपिक पहले पढ़ लो, वो शॉर्टकट होता है। लेकिन जिसने अपना पूरा एफर्ट लगाना है, जिसके पास टाइम भी है, तो वो शॉर्टकट अभी आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो 40 दिन में आपने फर्स्ट रीडिंग, 30 दिन में फर्स्ट रिवीजन एंड 20 और 10 का हिसाब किताब रखना है। इसमें क्या है, 40 दिन में आप जब फर्स्ट रीडिंग करोगे ना, तो इसमें जैसे आईएमए का कोई कैडेट होगा जिसको 6 घंटे लिखना है पेपर, है ना, 6 घंटे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो आईएमए वाला कैडेट हो, जो आईएमए में जाना चाहता है, उसको 3 पेपर देने हैं, 3 पेपर इंग्लिश, जीके एंड मैथमेटिक्स। तो मैं यही कहूंगा कि जो आप 6 घंटा दें डेली के या 8 घंटा दें, उसको उसी हिसाब से डिवाइड कर दो कि मैं 2 घंटे डेली अपना मैथ्स करूंगा, 2 घंटे मैं डेली इंग्लिश, या 2 घंटे मैं डेली जीके करूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश बड़ी वीक है, तो आप 2 की जगह 3 घंटे दे दीजिए। अगर आपको लगता है मेरा मैथ बड़ा वीक है, तो आप 2 की जगह 3 घंटा दे दो, एक घंटा किसी से माइनस प्लस कर दो। बट देने डेली इस तरीके से ही है कि तीनों पेपर को आप वेटेज दो, तीनों पेपर को टाइम अलॉट कर दो कि इतना इतना, बट करना आपने डेली है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, है ना, कि करना आपने डेली है, डेली तीनों सब्जेक्ट्स को उठाना है, राइट? चलो, अब नेक्स्ट, वॉट यू आर गोइंग टू अर्न, दिस इज, सो यहाँ पे हर स्टेप जो प्रोसेस का है, उसको 100% एफर्ट लगा के करने का काम आपका है। समझ आ गया? चलो, दिस इज आर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट टॉपर्स 2020 के फाइनल रिजल्ट्स के अंदर हमारा 28 प्लस सिलेक्शन हुआ था। इंटरव्यूज जरूर इनकी देखिएगा, टॉपर इंटरेक्शन हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर है, आती रहती है, हफ्ते में एक आधी इंटरेक्शन हम करते रहते हैं इन टॉपर से, और समझते हैं कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की, कैसे क्या किया। ठीक है, इसमें से कुछ बच्चे जो है वो सीडीएस एस्पिरेंट भी थे, सीडीएस भी एग्जाम क्वालिफाई किया था इन स्टूडेंट्स ने, तो ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल होगा। सेकंड चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सीडीएस की प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन 7 डेज फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं हमारे सीडीएस कोर्सेज का। तो वो कोर्सेज को आप जब ज्वाइन करेंगे, 7 दिन का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, और आप अपना अच्छे से वहाँ से मन बना सकते हैं कि मेरे को आगे एक्सटेंड करना है ये या नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहली तो तैयारी शुरू होती है आपके एलिजिबिलिटी से। आर यू एलिजिबल टू गेट इनटू द डिफेंस फोर्सेस, दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो आईएमए, आईएनए की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, ये तीनों जो कैटेगरीज हैं, जैसे आईएनए हो गया, एयरफोर्स हो गया, आईएमए हो गया, ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज में जो एज होती है वो है 19 साल से शुरू हो जाती है। तीनों में 19 साल से शुरू हो गई है, ठीक है, 19 साल। एंड जो मैक्सिमम एज आईएनए की जाती है नेवल एकेडमी की, वो 22 साल जाती है, एयरफोर्स की जाती है वो 23 साल जाती है, आईएमए की 24 साल जाती है। और ये जो 2 कैटेगरीज है जहां पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन, ठीक है, नॉन टेक्निकल कोर्स के अंदर, और एसएससी कोर्स फॉर मेन, इन दोनों में जो है वो है
कि 19 साल एंड 25 साल, तो मतलब 25 साल जो है वो मैक्सिमम एज हो सकती है आपके लिए। तो ठीक है, इफ यू आर एलिजिबल इनफ, इफ यू आर पैशनेट इनफ, यू कैन गो अहेड विद दिस प्रिपरेशन। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी बात कर ली। प्रोसेस आपको पता ही है, सीडीएस में रिटन एग्जाम होता है, एसएसबी आपको देनी पड़ती है, मेडिकल होता है एंड फिर मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, सो ये 4 एरियाज हैं जहाँ पे बच्चे जो है छांटे जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, रिजेक्ट किए जाते हैं। इसमें सबसे की रोल प्ले करता है वो रिटन होता है, क्योंकि पहला ही स्टेप बच्चों से क्लियर नहीं हो पाता। फर्स्ट स्टेप इसीलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि बच्चे को लगता है अब 6 महीने पढ़े हैं, ये तो दे दिया, अब 6 महीने पढ़े हैं तो 6 महीने में प्रिपरेशन तो कर लेंगे। लेकिन अब वो यही सोचते हैं कि यार कोचिंग ले ले। कोचिंग में क्या है, 2-3 महीने की कोचिंग लेके वो संतुष्ट हो जाते हैं और पेपर देते हैं और होता नहीं है। तो इट इज़ बेटर कि आप क्या करें, आप सही अप्रोच मानिए, आप सही अप्रोच के साथ चलिए कि रिटन एग्जाम पहला स्टेप है। एसएसबी भी अगर मान लीजिए रिटन में बहुत कच्चे हैं ना आप, तो एसएसबी भी छोड़ दो, अभी छोड़ दो एसएसबी की, मैं एसएसबी की भी कोचिंग ले लेता हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। प्रैक्टिकल सोल्यूशन इज फर्स्ट क्लियर योर रिटन एग्जामिनेशन। पहला रिटन एग्जाम क्वालिफाई करोगे तब जाके एसएसबी क्वालिफाई कर सकते हो। जिसको कॉन्फिडेंस है कि मैं रिटन क्वालिफाई कर सकता हूँ, मैं रिटन में अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, तो आप एसएसबी के साथ ही साथ तैयारी कर दो। क्योंकि देखो फर्स्ट जो एसएसबी होती है, जो फ्रेशर होता है एसएसबी में, वो कैडेट का बहुत चांस होता है सिलेक्शन का। लेकिन जो रिपीटर होता है, चाहे पहली बार आ रहा है, चाहे 12वीं बार आ रहा है या 26वां रिपीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चांसेस बढ़ते जाते हैं, फिर उसका टाइम ऐसे ही निकलता रहता है। तो एसएसबी जो है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हो रिटन के साथ साथ, इफ यू आर गुड इनफ इन रिटन। ठीक है, और अपने आप को ये भी मेक श्योर कर लेना, क्योंकि बाद में बहुत धक्का लगता है, बाद में बहुत ज्यादा परेशानी आती है कि मेडिकल जो एग्जाम है, मेडिकल एग्जाम में स्टूडेंट सोचता है नहीं पहले रिटन और एसएसबी तो देख ले, मेडिकल की बाद में देख लेंगे। बट आप याद रखो, मेडिकली भी आप फिट रहो। मेडिकल में अगर कोई 19-20 है, कोई आपको डाउट लगता है कि हाँ यार कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में कुछ मुश्किल है, फ्लैट फुट है, नॉक नी है, आईज का कोई इशू है, ठीक है, टीथ का कोई इशू है, और कई सारे इश्यूज होते हैं, वो सारे इश्यूज हैं, तो आप जरूर इस चीज को मेक श्योर कर लो बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम। क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका सिर्फ एक चीज जाएगा, वो होगा टाइम। आपका टाइम जाएगा, बाकी और कई चीजें चली जाएंगी, आपके रिसोर्सेज चल जाएंगे, पैसे चले जाएंगे, मेहनत चली जाएगी, लेकिन जो टाइम होगा वो जब जाएगा तो उसको वापस नहीं कर पाओगे आप। रिसोर्सेज तो फिर से पैदा कर लोगे, है ना। तो यही मैं चीज कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस में खुद मैं गया हूं और मैंने खुद देखा है कि अगर बंदा मेडिकली, अगर उसको कई बार पता भी नहीं होता, जैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी आईज का इतना एक माइनर सा पॉइंट है, जो मेरे को लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन वो माइनर पॉइंट जो है उसकी वजह से आई वॉज मेडिकली आउट। ठीक है, तो मेडिकल आउट जो होता है फिर वो बहुत दुख देता है। अगर आप रिटर्न ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो चलो ठीक है, रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जब रिटर्न क्वालिफाई करके एसएसबी रिकमेंड होके फिर मेडिकल जा रहे हो, बहुत 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 ही ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है, राइट। तो इसीलिए मेडिकल को आप रिटर्न से पहले ही मेक श्योर कर लो कि आई एम मेडिकली फिट। ठीक है, चलो, तो मेरिट लिस्ट बनती है। अब देखिए ओटीए का एग्जाम पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दैट वी हैव द इंग्लिश जनरल नॉलेज, सिर्फ 2 पेपर होंगे 4 घंटे। इसीलिए जो भी ओटीए वाला कैडेट होगा, ओटीए एस्पिरेंट होगा, वो क्या करेगा, डेली अगर 8 घंटा पढ़ रहा है तो 4 घंटा इंग्लिश को दे, 4 घंटा जीके को दे। अगर वो आईएमए का कैडेट, अगर मान लीजिए इंग्लिश में अच्छा है तो उसका एक 3 घंटे दे दे, 2 घंटे दे दे, बाकी 6 घंटे जीके में दे दे। इस तरीके से वो कर सकता है, बड़ी सिंपल सी तरीके से स्ट्रैटेजी। बट देने उसको डेली है, डेली उसको दोनों सब्जेक्ट को टाइम देना है। अगर एक ही सब्जेक्ट के पीछे लगे रहोगे ना, तो एक सब्जेक्ट के अंदर तो बहुत घुस जाओगे, दूसरा सब्जेक्ट वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये इस तरीके से चल रहा है। आईएनए एयरफोर्स की बात करें तो वी हैव द इंग्लिश जनरल नॉलेज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 2-2 घंटे है, 6 घंटे यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो मैं आईएनए और एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यही रिकमेंड करूंगा कि व्हाट यू हैव टू डू इज, वॉट एवर द टाइम डेली बेसिस पे आप दे रहे हो, तीनों सब्जेक्ट्स को यू हैव टू गिव टाइम डेली। ठीक है, जो मैंने अभी ओटीए के लिए भी बोला, ताकि आपकी कम से कम 6 घंटे की सिटिंग हो। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूं कि कम से कम तो 6 घंटा बैठो ही बैठो, पढ़ो ही पढ़ो। क्योंकि ये एग्जाम में सिर्फ कंटेंट मैटर नहीं करता कि कितना नॉलेज है, कितना बुक्स पढ़ा है, कितना क्या है। अरे जब बैठने की हिम्मत ही नहीं होगी, बैठ के आप
उतना उसको निकाल ही नहीं पाओगे तो वो फिर फायदा क्या होगा। तो बैठने की अपनी आदत बनाओ, 6 घंटा बैठने की आदत बनाओ, है ना। चलो अब बात करते हैं इंग्लिश सिलेबस की। देखिए इंग्लिश में, सीडीएस के इंग्लिश में हमारे ये कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। इसमें है स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चंस, सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चंस हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, सेलेक्टिंग वर्ड्स हो गए, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हो गया, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके इंग्लिश सिलेबस में आते हैं। अब इस टॉपिक्स को आप कैसे करोगे, देखो फॉर एग्जाम्पल आपने 40 दिन में एटलीस्ट अपना पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो 40 दिन में कैसे करोगे, डिवाइड कर लो, टाइम डिवाइड कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए आप टाइम डिवाइड कर लो। ऐसा नहीं हो कि सिनोनिम एंटोनिम, देखो दिस इज ऑल अप टू यू, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं 3 दिन स्पॉटिंग एरर्स के लिए दे देता, 3 डेज मैं स्पॉटिंग एरर्स के लिए देता, मैं सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए 2 दिन दे देता, मैं सिनोनिम एंटोनिम के लिए 3-4 दिन नहीं देता, मैं कम से कम 20 दिन देता। बट 20 दिन में मैं क्या करता कि 20 दिन में मैं सिनोनिम एंटोनिम पढ़ूंगा साथ ही साथ, और साथ ही साथ मैं सिलेक्टिंग वर्ड्स भी पढ़ लूंगा। सिलेक्टिंग वर्ड्स के लिए मैं 2 दिन दे दूंगा, ठीक है। 2 दिन इसको दिए तो साथ में 15-20 मिनट मैंने सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लिया, क्योंकि ये ऐसा है जो ओवर द पीरियड डेवलप होती है, ऐसा नहीं कि एक दिन लगाया और पूरा कर लिया, राइट। तो इस तरीके से ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में मैं 3 दिन दे दूंगा, 3 डेज दे दूंगा, ठीक है। मैं कॉम्प्रिहेंशन में 2 दिन दूंगा। तो इस तरीके से आप 40 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। 40 डेज में कांट यू कंप्लीट योर सिलेबस, यस यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। अब इसमें ये मत सोचना कि यार मुझे ये वाले एरियाज हैं जहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत आपको सारों में करनी है, क्योंकि यूपीएससी का कुछ पता नहीं होता कौन से वेटेज किसकी बढ़ा दे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो 5 साल में उठा लोगे ना पेपर, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नो वन इज, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ नहीं है इंपॉर्टेंट, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश का होना चाहिए। अब इसको वेटेज देख ले कि क्या क्या वेटेज है। अगर इसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, ये जितना भी सिलेबस है, टॉपिक्स है, इनको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे ये देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके दिखाया हुआ है कि 3 पार्ट्स में, मतलब ये ग्रामर आती है, ग्रामर पूछी जाती है, वोकैबुलरी पूछी जाती है, और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पूछी जाती है, ठीक है। ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी पूछी जाती है। अब देखो ये तीनों के कंपोनेंट में अगर देखें, ये प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस किया है कि 21% आपकी ग्रामर है, आपकी वोकैबुलरी 31% है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन 48% है। आप बोलोगे कॉम्प्रिहेंशन बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको क्या करूं, मैं ज़्यादा करूंगा इसके ऊपर ध्यान। नहीं, गलत है अप्रोच। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही इक्वल वेटेज दो, तीनों को इक्वल वेटेज दो, क्योंकि कुछ पता नहीं होगा कि कब कॉम्प्रिहेंशन 21% हो जाए और कब ग्रामर 48% हो जाए। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो ये देखो ये कितना चेंज आ गया कि 31% ग्रामर आ गई दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, इंग्लिश के पेपर के अंदर 31% आ गई, ये कम हो गई, ये वोकैबुलरी बढ़ गई। तो आप समझ रहे हो। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, हमारी स्ट्रैटेजी हो कि ग्रामर, चाहे ग्रामर हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वोकैबुलरी हो, हम लोग तीनों को इक्वल वेटेज देंगे, तीनों को इक्वल प्रायोरिटी देंगे। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो आपको समझ आ गया। आप बिल्कुल एक चीज पे पकड़ के मत बैठ जाना, आपको सारी चीजें धीरे धीरे पूरी करनी है, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैथमेटिक्स का पार्ट है, आपके पेपर का पार्ट है। तो अब इसमें क्या आप बोलोगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं, इस पे हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैथ्स का आप 40 दिन में सिलेबस कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आप मैथ्स के बड़े कच्चे हो, आपने मैथ्स का नहीं इतना समझ आता है, इतना नहीं प्रिपेयर होता। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 40 दिन में ही कवर करना है, ऐसा नहीं है। देखो 40 दिन में अगर करा भी जाए तो करने को हो जाएगा, जो थोड़ा कमजोर भी है मैथमेटिक्स में उससे भी हो जाएगा। बट 40 दिन में सपोज 40 डेज आ गया, ठीक है, 40 डेज, तो 40 की जगह हम लोग 10 डेज भी तो और एक्सटेंड कर सकते हैं। 10 डेज भी तो एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो 50 डेज हो जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, HCF LCM है, ट्रिग्नो है, स्पीड डिस्टेंस है, टाइम वर्क है, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, लॉगरिथम, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, एवरेज, एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये आप अगर धीरे 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 करने की कोशिश करो तो पॉसिबल होगा 40 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये एरियाज हैं जहां पे आप कर सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट बात बताता हूँ जनरल नॉलेज की। आई थिंक दिस वुड बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट फॉर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, या जो वो हैं जो IMA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर अलॉट इनटू द इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो जीके वाला जो कंपोनेंट हो गया उनके लिए थोड़ी परेशानी वाला हो जाता है। जैसे परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे अगर किसी भी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो यही इसी तरीके का +-1-2 ऐसा रहेगा। अब जितना भी साइंस वाला स्टूडेंट होगा वो सोचेगा कि मैं जनरल साइंस जो है उसको बहुत अच्छे से कर लूं, बाकी तो थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, हो जाएगा। मैं जितना भी अभी अगर CDS 2 की बात कर रहे हैं और CDS 2 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा जितना भी साइंस वाला है कि आप पहले क्या करेंगे, आप पहले ज्योग्राफी पकड़ेंगे, इकोनॉमिक्स पकड़ेंगे, पॉलिटी पकड़ेंगे, हिस्ट्री पकड़ेंगे। आप पहले इन सब्जेक्ट्स को पकड़िए, ठीक है, रादर देन कि साइंस को पकड़ो। क्योंकि मुझे पता है कि साइंस में आपकी रुझान ज्यादा है, आपने पढ़ा होगा, आपको बड़ा खुशी होगी। लेकिन अगर वो 40 दिन में अगर आपने साइंस के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी कर लिए जो पहले कभी नहीं पढ़े थे, तो मैं कहूंगा कि 40 दिन में आपने लगभग कर ही लिया। ये साइंस वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो साइंस इस तरीके से आप कर सकते, साइंस वाला ये कर सकता है। जो OTA वाला स्टूडेंट है, ठीक है, OTA जिसने शायद ही OTA वाले वही होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के कम होते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप ना इन एरियाज पे ज्यादा कमांड रखो। मैं उल्टा बोल रहा हूं, जो साइंस बैकग्राउंड वाला है वो इन एरियाज पे ज्यादा 40 दिन में कवर करे। अगर हो सके 40 दिन में आप इनको भी कवर कर सकते हो, लेकिन इन एरियाज को ज्यादा कवर करो। मतलब जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिफेंस, इन एरियाज को ज्यादा कवर करो, ठीक है, जो साइंस वाला है। और बाद में जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर लेना। लेकिन जो नॉन साइंस वाला है वो क्या करेगा, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पहले करेगा और फिर उसके बाद ज्योग्राफी से शुरू करे, फिर पॉलिटी से, फिर हिस्ट्री से। इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। क्योंकि शुरू शुरू में अगर हम लोग ने वो टारगेट चूज किया जो मुश्किल टारगेट होगा, तो ऑब्वियसली वो एक बार टेंशन खत्म हो गई कि मुश्किल, जैसे नॉन साइंस वाला है तो साइंस कंप्लीट कर ले, उसकी आधी टेंशन वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो अब ये आप कर सकते हो, ये आपको करने की जरूरत होगी, ठीक है। सो इसमें मैंने आपको प्रॉपर बता दिया 40 + 30 + 20 + 10, मतलब ये एक 100 दिन का पूरा स्लॉट फिक्स कर दिया है आपका कि 40 में पहली वो कर लो, पहली रीडिंग कर लो, फिर 30 में फर्स्ट रिवीजन करो, दूसरी सेकंड जो 20 दिन है उसमें सेकंड, एंड तीसरी में 10 दिन के अंदर पूरी रिवीजन कर लो, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हमारा 7 दिन का ट्रायल जो है CDS के लिए ज़रूर ऑप्ट कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी डायरेक्टली कॉल कर दीजिएगा, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।